बच्चों आपको 1991 का केस तो याद होगा, जब कोल्ड वॉर का दी एंड हो गया। एक ऐसा आइडियोलॉजिकल वॉर जो कि यूएसए एंड यूएसएसआर के बीच में ऑलमोस्ट 45 ईयर तक, ये मान लीजिएगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही शुरू हो गया था एंड फाइनली 1991 में उसका दी एंड हो गया। और दी एंड होने के साथ ये आइडियोलॉजिकल वॉर भी दी एंड, और ऊपर से बच्चों जो पूरा वर्ल्ड दो मेजर सुपर पावर में डिवाइडेड था, अब सबको पता चल गया था कि यूएसएसआर तो हो गया है उसका टाटा बाय बाय, और पूरे वर्ल्ड में एक ही सुपर पावर बची है जो कि थी यूएसए, और उसकी जो आइडियोलॉजी थी वो थी कैपिटलिज्म। यानी कि पूरा वर्ल्ड बच्चों बायपोलर से शिफ्ट होके यूनिपोलर बन गया। अब सवाल यहां पर आता है कि क्या 1991 के बाद कोई और मेजर सुपर पावर यूनिपोलर को, यानी कि चाइना और उसकी आइडियोलॉजी को चैलेंज करने के लिए नहीं राइज हुई? तो ये चैप्टर जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, कंटेम्पररी सेंटर्स ऑफ पावर, आपको यही बताएगा कि कुछ लिमिटेड टाइम के लिए 1991 के बाद बेशक वर्ल्ड जो था वो यूनिपोलर बना था और अमेरिका का डोमिनेंस काफी तेजी से बढ़ा था, लेकिन बच्चों धीरे धीरे हुआ क्या कि नए नए सेंटर्स ऑफ पावर वर्ल्ड के अंदर उभर के आए, जिसने ना केवल बच्चों एक तरीके से यूएसए की डोमिनेंस को चैलेंज किया, बल्कि खुद भी एक इतने अच्छे तरीके से इमर्ज हुए पॉलिटिकली एज वेल एज इकोनॉमिकली। तो आज का ये जो सेशन रहने वाला है वो कंप्लीट बच्चों कंटेम्पररी सेंटर ऑफ पावर के बारे में ही रहने वाला है, जिसके अंदर बच्चों हम बहुत सारी कुछ रीजनल पावर्स के बारे में और कुछ इमर्जिंग कंट्रीज के बारे में बात करेंगे। स्पेशली बच्चों जो ये सीक्वेंस ऑर्डर फॉलो किया जाएगा वो यूरोपियन यूनियन से इसकी शुरुआत होगी, देन हम आसियान के ऊपर आ जाएंगे, देन उसके बाद हम चाइना की इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा एशियन जाइंट में बच्चों हम स्पेशली इंडिया का कॉन्टेक्स्ट भी इसके अंदर लेंगे, फिर हम बच्चों जापान और साउथ कोरियन कंट्री के बारे में भी बात करेंगे। बहुत ही अच्छा चैप्टर है बच्चों, ईजी टू अंडरस्टैंड भी है, हर एक टॉपिक उसी तरीके से हम कवर करेंगे। तो चलिए, तो सबसे पहले बच्चों चैप्टर को शुरू करने से पहले आप ध्यान रखिएगा, जब भी ये वीडियो देख रहे हो तो अगर आपको कभी भी अपनी स्टडी में कोई प्रॉब्लम आए या अगर आप सीयूटी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बच्चों ये सारे के सारे हैंडल याद रख लीजिएगा। अगर आपको मेरे से कहीं पर भी किसी भी टाइप की हेल्प की नीड हो तो आप कनेक्ट कर लीजिएगा। ऑब्वियसली आपका जो सेकंड क्वेश्चन ये निकल के आ सकता है कि सर पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंडेटरी बच्चों अड्डा 24/7 की ऐप पे ये पीडीएफ बच्चों अपलोड हो जाएगी, आप आराम से डाउनलोड कर लेना, जिसका लिंक आपको डायरेक्ट इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए, तो जैसे कि बच्चों मैंने आपको न्यू सेंटर ऑफ पावर के बारे में बताया था, एक एक करके सीक्वेंस ऑर्डर के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो चर्चा आती है बच्चों वो आती है यूरोपियन यूनियन की। सर व्हाट इज यूरोपियन यूनियन? देखिए बच्चों बेसिकली हुआ क्या था कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम था तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दो मेजर जो ग्रुप थे वो बने हुए थे, एक्सिस वर्सेस अलाइड। अलाइड जीत गया था, सबको पता है। और अलाइड में स्पेशल कंट्री की बात करें जो मेजर थी बच्चों, यूएसए, यूएसएसआर एंड फ्रांस और ब्रिटेन, ये चार कंट्री थे। बाकी उनके कुछ ग्रुप्स थे बच्चों जो सपोर्ट कर रहे थे एक दूसरे को, ठीक है। अब आपको पता है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था तो ये सबसे ज्यादा रेड जोन कौन सा एरिया था? सर रेड जोन आई थिंक जो एरिना था वो यूरोप था। ऑब्वियसली यूरोप था बच्चों, क्योंकि मेजर कंट्री यूरोप की ही इसमें इन्वॉल्व थी। अब बच्चों वॉर में क्या होता है कि एक तरीके से इकोनॉमिक तो डिस्ट्रॉय होती है, लोगों की जानें भी जाती है। अब बेशक अलाइड पावर जो थी वो जीत गई थी, ब्रिटेन फ्रांस जैसी कंट्री जीते हुए ग्रुप में थी, बट द प्रॉब्लम इज कि बच्चों यूरोप जो था पूरी तरह तबाह हो गया था युद्ध से, और इसीलिए मेजर कंट्री अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए बच्चों एक तरीके से उन्होंने क्या किया कि चलो भाई हम अब और ज़्यादा वॉर में इन्वॉल्व नहीं हो सकते, हमें अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करना है, तो हम उसी लिस्ट में चलेंगे आगे, ये हमारा एक मेन चीज़ रहेगी। और धीरे धीरे बच्चों उन्होंने अपनी पुरानी दुश्मनी को छोड़ के बोला कि हम सबको एक साथ आना पड़ेगा। और आप ये कह सकते हो कि बच्चों आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर बच्चों यूरोपियन यूनियन जो था ना वो उसी टाइम से बनना शुरू हो गया था। तो यूरोपियन यूनियन इंटीग्रेट हुआ था आफ्टर 1945 बाय द कोल्ड वॉर, और अमेरिका ने सबसे पहले इनिशिएटिव लिया था एक तरीके से यूरोप को रीबिल्ड करने में। तो उसने एक प्लान लेके आया था जिसका नाम उन्होंने एक तरीके से मार्शल प्लान रखा था। मार्शल प्लान, ठीक है, नाम याद रखिएगा, एग्जाम के अंदर आ जाता है बच्चों। इसी मार्शल प्लान के अकॉर्डिंग क्या था बच्चों, एक तरीके से
OEEC को सेटअप किया गया था 1948 के अंदर, जो स्पेशली जो वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज है उसको इकोनॉमिक एड प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि इन कंट्रियों का नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ था ना। सवाल आपके मन में ये आ सकता है कि सर अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है और ये OEEC है क्या चीज़। तो सिंपली देखो बच्चों, आपको पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कोल्ड वॉर शुरुआत हो गई थी, जो कि एक आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट था USA एंड USSR के बीच में। तो अमेरिका बिल्कुल ये नहीं चाहता था कि आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर कि ये जो मेजर कंट्री है वो USSR की आइडियोलॉजी के साथ कनेक्ट हो जाए। सो स्पेशली उन्होंने एक मार्शल प्लान लेके आया और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने मैसिव इकोनॉमिक एड जो थी यूरोपियन कंट्री स्पेशली वेस्टर्न साइड वाली बच्चों उनको प्रोवाइड करवाई, और ताकि आगे चल के ये USA के साथ ही कनेक्ट हो जाए, उन्हीं के ग्रुप का एक तरीके से हिस्सा बन जाए। तो उसकी मंशा बड़ी क्लियर थी और अच्छा खासा मैसिव अमाउंट उन्होंने पे किया था। और ऐसे में बच्चों एक इकोनॉमिक कोऑपरेशन भी सेटअप किया गया था जो इसी मैसिव अमाउंट को एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेगा उन कंट्रीज के बीच में जिसको ज़्यादा नुकसान हुए। द काउंसिल ऑफ यूरोपियन established in 1949 another forward in a political cooperation। मतलब इन्होंने काउंसिल ऑफ यूरोप को भी एक तरीके से यूरोपीय परिषद कहते हैं बच्चों स्टैब्लिश कर लिया था। तो देखो जो इनकी टाइमलाइन है वो धीरे धीरे अपने आप को बिल्ड करती जा रही है। अभी मैं आपको इसकी फाउंडेशन डेट के बारे में बताऊंगा कि ये कब ऑफिशियली फाउंड हुआ था बच्चों। प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑफ यूरोपियन कैपिटलिस्ट कंट्री प्रोसीड द लीडिंग फॉर्मेशन ऑफ द सबसे मेजर एक टर्निंग पॉइंट आया था जब इन्होंने यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी 1957 में बच्चों, इसको ट्रीटी ऑफ रोम भी कहा जाता है क्योंकि ये रोम में ही हुई थी, इटली की कैपिटल है जो। तो यहाँ पे 1957 में ट्रीटी ऑफ रोम हमें देखने को मिली थी, जिसमें बच्चों यूरोपियन यूनियन जो आज हम बात करते हैं ना, तो उससे पहले इसको EEC के नाम से जाना जाता था, यानी कि एक तरीके से यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। वो तो धीरे धीरे इसकी आगे आप टाइमलाइन देखो, आगे चल के EEC EU कन्वर्ट हो गया। मेन चीज आती है आफ्टर द कोलैप्स ऑफ द सोवियत ब्लॉक यूरोपियन यूनियन वाज एस्टैब्लिश इन 1992। देखो डेट बिल्कुल आप कनेक्ट करो एक दूसरे से। सोवियत ब्लॉक जो था वो कब एक तरीके से ऑफिशियली डिक्लाइन हो गया था 25 ऑफ दिसंबर 1991। एंड नेक्स्ट ईयर ही बच्चों 1992 में वर्ल्ड के सामने ऑफिशियली बच्चों यूरोपियन यूनियन स्टैब्लिश हो जाता है, जिसके पास खुद का अपना फ्लैग जो आप देखते हो ना, ये फ्लैग ये रहा, ये वाला जो फ्लैग है बच्चों जिसमें 12 गोल्डन स्टार है, जिसका खुद का अपना एंथम, जैसे हमारा एंथम है जन गण मन, इसी तरीके से इसकी खुद की अपनी एक फाउंडेशनल डेट और खुद की अपनी करेंसी जो डॉलर को डायरेक्ट चैलेंज करती है, ये इसके पास थी। वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी 2005 में था बच्चों, और इसकी जो GDP यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट US डॉलर में अगर देखें तो 17 बिलियन नहीं बच्चों, ट्रिलियन की बात हो रही है। मिलियन फिर बिलियन फिर ट्रिलियन, वो भी 2016 में। आपके NCERT में और ये बढ़ चुकी होगी अगर लेटेस्ट वाला डेटा होगा तो। और ये एक तरीके से शेयर करता है वर्ल्ड ट्रेड इज मच लार्जर देन दैट द वन यूनाइटेड स्टेट। और इसके बाद खुद की अपनी वही जो मैंने आपको बताया था करेंसी यूरो जो है वो एक तरीके से ये जो हम बात करते हैं ना डोमिनेंस ऑफ US डॉलर की, तो ये इसी के लिए थ्रेट है, मतलब US डॉलर के लिए कौन, यूरो, ठीक है। और मिलिट्री की बात करें तो यूरोपियन यूनियन की कंबाइंड आर्म फोर्सेस है जो कि वर्ल्ड की सेकंड नंबर पे आती है, और इसका जो एक तरीके से डिफेंस को लेके खर्च है वो भी US के बाद सेकंड नंबर का आता है। मैं आपको बताता हूँ इसकी टोटल कंट्री अभी के समय कितनी है। अब देखो ये थोड़ा ध्यान से समझना ये वाला सेक्शन, इसको सबसे ज़्यादा बूस्ट कौन देता है, इसके दो बड़े बड़े देश। अब दो तो नहीं कह सकते बच्चों, क्योंकि मैंने इसलिए ये मेंशन किया ताकि आपको मैं बता सकूं। देखो दो यूरोपियन मेंबर फ्रांस एंड ब्रिटेन, ऑब्वियसली ये एक तरीके से न्यूक्लियर आर्सेनल थे जिनके पास ऑलमोस्ट 550 न्यूक्लियर वॉरहेड्स थे, ठीक है। इट इज ऑल्सो द वर्ल्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ द स्पेस एंड द कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, क्योंकि इसमें भी पावरफुल था। ऑन द पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक ग्राउंड ब्रिटेन और फ्रांस, द टू मेंबर यूरोपियन यूनियन आर परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड UN सिक्योरिटी काउंसिल, जहाँ पे बच्चों इनको वीटो पावर एंजॉय करने को मिलती है। और जो एक नेगेटिव टाइप की पावर है, कोई भी प्रपोजल है उसको ये डायरेक्ट वीटो लगा के एक तरीके से रिजेक्ट कर सकते हैं। मेजॉरिटी माइनॉरिटी वोट का कोई लेना देना नहीं होता। अब यहाँ पे एक्सेप्शन देखो किस चीज़ का है बच्चों, अगर आपको लगता है ऐसा। अब यूरोपियन यूनियन बच्चों इसको एक डेंट लगा था, अच्छा खासा नुकसान हुआ था। जो मैंने आपको यहाँ पे मेंशन किया है, दो इसके यूरोपियन जो मेंबर्स थे ना बच्चों, अब उसमें से एक ये जो मेंबर है ना ये आउट हो गया था। ये क्या था, ये आउट हो गया था। कब आउट हुआ था देखो इसके बारे में बताता हूँ।
ये हुआ था 2016 में, ब्रिटेन अलग हुआ था। और एक टर्म यूज़ की जाती है बच्चों, एक टर्म यूज़ की जाती है, उस टर्म को हम ये नाम से जानते हैं। क्या नाम है इसका? ब्रेक्जिट। व्हाट इज ब्रेक्जिट? ब्रेक्जिट मतलब ब्रिटेन का एग्जिट हो जाना बच्चों, इसी को ही ब्रेक्जिट कहा जाता है। देखो सिंपली हुआ क्या था कि यहाँ पे 51% एंड 49% का रेशियो निकल के आया था, जिसमें बच्चों साफ बोला गया था कि ये एक रेफरेंडम था। रेफरेंडम मींस बच्चों जहाँ पे जनता डिसाइड करती है कि इनको एक तरीके से EU यूरोपियन यूनियन में रहना है या फिर नहीं। अब 50% जो 51% जने बोलते हैं नो, हमें EU का पार्ट नहीं रहना, और ये बोलते हैं यस, हमें EU का पार्ट रहना है। अब मेजॉरिटी वोट है 51। तो बच्चों 2016 में एक हिस्टोरिकल चारों तरफ ट्रेंडिंग में रहा था, और सबने ये भी बोल दिया था कि शायद अब यूरोपियन यूनियन इतना ज़्यादा यूजफुल नहीं रह पाएगा, रेलेवेंट नहीं रह पाएगा, बट वो फिर भी रहा, क्योंकि ब्रिटेन बहुत पावरफुल कंट्री है बच्चों हर एक सेक्टर के अंदर। तो जब ये इससे आउट हुआ एंड फाइनली 2020 तक बच्चों इसका सारा बोरिया बिस्तर लेके इसको हटा दिया गया ऑफिशियली, पूरा का पूरा। वो तो 2016 में ही सब कुछ हो गया था एंड ऑफिशियली 2020 में इसकी पूरी फाइलें बंद कर दी गई। तो इसलिए कभी भी एग्जाम में है तो आप 2 नहीं लिखोगे, इसलिए मैंने आपको समझाने के लिए 2 लिखे हैं, ठीक है। इसके अलावा ये तो हो गया बच्चों एक तरीके से यूरोपियन यूनियन के बारे में। और एक खास बात और है यूरोपियन यूनियन की बच्चों, फिर मैं आपको दूसरा एक रीजनल कोऑपरेशन बताता हूँ, ये भी बड़ा पावरफुल है। देखो अगर हम बात करें एक बार फिर से यूरोपियन यूनियन की, इसको ना एक तरीके से सुपर नेशनल किस नाम से जाना जाता है बच्चों? एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसको एक तरीके से सुपर नेशनल तरीके से पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है। ये एक सुपर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। कैसा है? एक सुपर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये इकोनॉमिक, ऐसा इसलिए बच्चों क्योंकि ये इकोनॉमिक एज वेल एज बच्चों पॉलिटिकल इन दोनों सेक्टर के अंदर डोमिनेंस है। दैट्स व्हाई बच्चों इसको एक सुपर नेशनल टाइप का ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है। हालांकि ये स्टार्टिंग में बच्चों था तो इसी चीज के लिए, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन धीरे धीरे बच्चों इसके मेंबर जुड़ते रहे, जो कि इसको और ज़्यादा पावरफुल बना दे, और इतना पावरफुल बना दिया कि ये पॉलिटिकल तरीके से भी इंटरफेयर कर सकता है। ये इसकी एक खास बात थी। अभी मैं इसकी एक टाइमलाइन आगे चल के आपको शेयर करूंगा बच्चों। एक चीज़ इसके अंदर और खास यूरोपियन यूनियन के बारे में बच्चों ध्यान रख लीजिएगा कि जो जब भी आपको लगे कि एग्जाम के अंदर यूरोपियन यूनियन का क्वेश्चन आएगा, ऑब्वियसली जो कि आएगा ही आएगा बच्चों, तो इस क्वेश्चन को ऐसे कवर करके जाना कि आप लॉन्ग में कवर करके जा रहे। ये लॉन्ग में ज़्यादातर आता है, तो ये अपनी नोटबुक में अभी से राइट डाउन कर लेना। आगे चल के मैं आपको क्वेश्चन आंसर सीरीज भी कवर कराऊंगा और ये क्वेश्चन आपको ज़रूर दूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे बात आती है बच्चों एक और रीजनल कोऑपरेशंस की, जो कि यूरोपियन यूनियन जैसा इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है बच्चों, लेकिन इम्पैक्टफुल तो है ये, और सिग्निफिकेंट भी माना जाता है वर्ल्ड लेवल पे। ये किसकी बात हो रही है? ये बात हो रही है बच्चों एशियन साइड पे आ जाते हैं हम, यूरोपियन कॉन्टिनेंट से हट के हम एशियन साइड में आ जाते हैं, जहां पे बात होगी बच्चों एक तरीके से आसियान की। व्हाट इज आसियान? आसियान का पूरा नाम है बच्चों एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। स्पेशली बात हो रही है साउथ ईस्ट एशियन नेशन, मतलब इंडिया और उसकी नेबर कंट्रीज के अंदर कोई मायने नहीं रखती, बल्कि जो एक तरीके से मायने रखती है वो सारी जो चाइनीज ब्रीड टाइप की जो कंट्रीज है। स्पेशली बच्चों जैसे हम बात करते हैं सिंगापुर की, थाईलैंड की, बैंकॉक जो एक ही नाम है, कंबोडिया जैसी कंट्री, लाओस जैसी कंट्री बच्चों, इंडोनेशिया जैसी, मलेशिया है ना, सिंगापुर, ये कंट्री। तो देखो सिंपली क्या था कि जब बात आई थी ना फर्स्ट कंट्री, सेकंड वर्ल्ड कंट्री, तो हम बात करते हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की। ये वो कंट्रीज थी जो आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर बच्चों न्यू इंडिपेंडेंट हुई थी। अब इसके अंदर एशियन कंट्री, अफ्रीकन कंट्रीज और एज वेल एज लैटिन अमेरिकन कंट्रीज ये सब शामिल थी। ये किसकी बात हो रही है? एशियन कंट्री। आगे चल के बच्चों ये सारी की सारी कंट्री ज़्यादातर एक तरीके से नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, यानी कि सुपर पावर से बचे रहने के लिए एक ग्रुप का हिस्सा बनी थी, जिसे नॉन अलाइनमेंट के नाम से जाना जाता है। लेकिन अभी भी कुछ कमी थी, और ये कमी को पूरा करने के लिए बच्चों 1967, याद रखिएगा अगस्त 1967 में बच्चों 5 देशों के फॉरेन मिनिस्टर, विदेश मंत्री एक मीटिंग करते हैं, और इस मीटिंग के साथ बच्चों वो एक डिक्लेरेशन को साइन करते हैं, और उस डिक्लेरेशन को ये बैंकॉक डिक्लेरेशन का नाम देते हैं। और ये 5 फॉरेन मिनिस्टर कौन थे?
इसमें बच्चों एक इंडोनेशिया का, एक मलेशिया का, एक फिलीपीन का, एज वेल एज एक सिंगापुर का और एक थाईलैंड का। तो ये एक बच्चों डिक्लेरेशन को साइन करते हैं और उसके साइन होने के साथ ही बच्चों वर्ल्ड लेवल में आसियान ऑफिशियली एक रीजनल कोऑपरेशन बनकर उभरता है। और ये इतना छोटा और इतना सिग्निफिकेंट और इतना इंपैक्टफुल था बच्चों, जिसकी चर्चा इसी वजह से आज इस चैप्टर में हो रही है कि कंटेम्प्रेरी न्यू सेंटर ऑफ पावर में हम इसको भी जगह दे रहे हैं। ऑन द आसियान लोगो, ये आसियान का लोगो है बच्चों, जहां पर आप 10 स्टॉक ऑफ पैडी, जिसे हम एक तरीके से राइस कहते हैं, धान कहते हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं 10 बच्चों साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को, बॉन्ड टुगेदर इन अ फ्रेंडशिप एंड अ सॉलिडेटरी। द सर्कल सिंबलाइज करता है बच्चों, ये जो आप सर्कल देख रहे हो ब्लू कलर का, एक तरीके से यूनिटी के बारे में। किसकी यूनिटी? आसियान की। सर अभी आपने बताया था कि 5 मेंबर है, लेकिन अब यहां पे 10 मेंबर शो हो रहे हैं। एग्जैक्टली बच्चों, आगे देखो, ये है ओवरऑल 10 मेंबर्स। कौन सा मेंबर कब इसके अंदर ज्वाइन हुआ था? अब ये जो जितने भी आप हाईलाइटेड पिंक कलर के देख रहे हो, ये सब फाउंडिंग मेंबर है इसके अंदर। जैसे ये फाउंडिंग मेंबर है बच्चों, ठीक है, मलेशिया भी फाउंडिंग मेंबर है, फिलीपीन भी फाउंडिंग मेंबर है, सिंगापुर भी फाउंडिंग मेंबर है, और इसके साथ साथ बच्चों 1 2 3 4, ठीक है, और ये भी फाउंडिंग मेंबर है। बाकी जो रेस्ट 5 है बच्चों, वो आगे चल के ज्वाइन हुए थे, जिनकी डेट यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है। ब्रुनेई दारुसलाम, कंबोडिया, लाओस, इसके अलावा बच्चों वियतनाम जैसी कंट्री ये बाद में ज्वाइन हुई थी। इसके अलावा बच्चों एक और 11th मेंबर भी इसका ज्वाइन हुआ पड़ा है, इसको ईस्ट तिमोर कहते हैं। क्या कहते हैं? ईस्ट तिमोर, पूर्वी तिमोर के नाम से जानते हैं। आप गूगल पे सर्च करोगे आपको देखने को मिलेगा साउथ ईस्ट के साइड में, ठीक है। तो एग्जाम में वैसे 10 ही आती है, तो आप टेंशन मत लीजिएगा। ये एक इतना छोटा सा एसोसिएशन है बच्चों, लेकिन इंपैक्टफुल है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था बच्चों? देखो यार, इनको ना वो पहचान नहीं मिल पा रही थी। देखो क्या था कि नॉन अलाइनमेंट का हिस्सा बनने से इनकी प्रॉब्लम सॉर्ट नहीं हो पा रही थी। ऐसे में इनको अपना खुद का एक रीजनल कोऑपरेशन बनाना था। तो बैठे के हुई चर्चा हुई एंड फाइनली इन्होंने डिसाइड किया कि यस, हम स्पेशली अपनी साउथ ईस्ट एशियन कंट्री के लिए कुछ खास करते हैं। और उन्होंने एक ऑब्जेक्टिव अपने मन में रखा, मन में क्या सबके सामने रखा बच्चों, जिसमें इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में डिस्कशन किया। क्योंकि आज़ाद रहने से कुछ नहीं होता, तरक्की करना भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अब आज़ाद हो गए, कब तक हम एक तरीके से सुपर पावर से बच के रहेंगे? अपनी खुद की ग्रोथ भी तो हमारे मैटर करती है ना। सो दैट्स वाई इनका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था वो था एक्सेलरेट करना इकोनॉमी ग्रोथ को, एज वेल एज बच्चों एक तरीके से सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट, ये अपने साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के अंदर लेके आना चाहते थे। सेकेंड था बच्चों कि इनका ऑब्जेक्टिव प्रमोट करते थे ये रीजनल पीस और स्टेबिलिटी को, जो कि एक तरीके से यूनाइटेड नेशन के चार्टर है। क्योंकि यूनाइटेड नेशन क्या है? एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका मेन प्रिंसिपल क्या है कि वो एक तरीके से सिक्योरिटी एंड पीस की बात करता है, सहयोग की बात करता है। हर जगह लड़ाई की बात नहीं होनी चाहिए। सेम यही चीज बच्चों एक तरीके से रूल ऑफ लॉ एंड प्रिंसिपल ऑफ यूनाइटेड नेशन चार्टर को एक तरीके से फॉलो करता है। ये चाहता है कि रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी अक्रॉस द नेशंस बनी रहे, तो इससे सुख शांति रहेगी, देश तरक्की करेंगे, ये लड़ाई झगड़े से दूर बचे रहेंगे। इसके अलावा बच्चों इन्होंने एक तरीके से अपना एक वे, हर किसी का अपना एक वे होता है, एक तरीका होता है, तो इसने अपना एक तरीका जिसे वो आसियान वे कहता है उसको अपना रखा है, जिसके अंदर बच्चों वो हर बार की तरह क्या होता है कि बड़ी बड़ी मीटिंग करना, फॉर्मल मीटिंग करना, उसकी ओर नहीं जाएगा। वो इनफॉर्मल तरीके से चीज़ों को सॉल्व कर देगा। वो कन्फ्रंट्रेशन की ओर नहीं जाएगा, टकराव की ओर नहीं जाएगा, वो नॉन कन्फ्रंट्रेशन की ओर जाएगा। यानी कि भाई ज़रूरी नहीं कि हर मसले जो है वो लड़ाई झगड़े टकराव से ही हो, अरे बातचीत से भी हो सकता है, कर लो यार। तो दैट्स वाई बच्चों वो एक कोऑपरेटिव नेचर को फॉलो करते हैं। और इसलिए बच्चों ने 2003 में अपने एक मेन पिलर्स बनाए थे 3 टाइप के बच्चों, ठीक है। पाथ ऑफ एस्टेब्लिशिंग एन आसियान कम्युनिटी कंप्राइजिंग 3 पिलर, जो कि थे 1 इज सिक्योरिटी कम्युनिटी, सेकंड इज इकोनॉमिक कम्युनिटी एंड थर्ड 1 इज जो कि था सोशियो कल्चर। तो इन तीनों चीज़ों के बारे में सिक्योरिटी की बात करेगा तो अक्रॉस दी जितनी भी नेशंस हैं उनकी सिक्योरिटी की बात आ जाएगी। इकोनॉमिक में बच्चों वो एक तरीके से शिफ्टिंग की बात करता है कि गुड्स एंड सर्विसेज जो है हर एक देश में शिफ्ट होती रहनी चाहिए, जो इनकी एक तरीके से मेंबर्स कंट्री है। और सोशियो कल्चर में किसी को ऐसा ना लगे कि म्यांमार का व्यक्ति अगर बच्चों लाओस घूम रहा है तो उसे लगे कि यार मेरा कल्चर तो यहाँ पर भी है, मैं विदेशी कम, मैं तो नेटिव ज़्यादा लग रहा हूँ। तो इसी से तो बच्चों एक तरीके से यूनिटी और बढ़ती है, ट्रस्ट डेवलप्ड होता है ना। इसके अलावा बच्चों इन्होंने एक तरीके से कुछ एग्रीमेंट्स किए थे एक तरीके से, जिसमें ये प्रॉमिस करते हैं पीस, न्यूट्रलिटी
कॉपरेशंस और नॉन इंटरफेयर एंड साथ ही साथ रिस्पेक्ट फॉर दी नेशनल डिफरेंसेस एंड ना सोवेरियन राइट्स को लेके, है ना कमाल की चीज। इसके साथ बच्चों इन्होंने फोकस किया था FTA। अच्छा, अक्सर कंट्रीज या फिर कॉपरेशन FTA करते रहते हैं। FTA क्या होता है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है। मान लो कि अगर मुझे चाइना से कॉफ़ी मंगानी है, उस कॉफ़ी का प्राइस 100 रुपीज़ मुझे पे करना पड़ रहा है, लेकिन मुझे पता चलता है कि उसके ऊपर टैक्स जो है वो 200 रुपीज़ का है। तो भाई ये कस्टम ड्यूटीज़ वगैरह होती है, जब यही इतनी हाई है तो हम कोई भी गुड्स कैसे मंगा लेंगे इंपोर्टेड। तो ऐसे में बच्चों FTA रिड्यूस कर देता है टैक्सेस को, और जब टैक्सेस रिड्यूस हो जाते हैं तो सोचो कि बच्चों कितने अच्छे तरीके से फ्लो हो सकता है गुड्स एंड सर्विसेज का अक्रॉस द नेशंस। तो इन्होंने किया बच्चों FTA, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट, लेबर एंड सर्विसेज अच्छे तरीके से फ्लो हो सके। और इन्होंने अपना एक विजन भी बच्चों एक तरीके से डिफाइन कर रखा है, जिसमें वो एक आउटवर्ड लुकिंग रोल आसियान के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी में देखते हैं। और इसीलिए बच्चों उन्होंने आसियान पॉलिसी को इंकरेज किया है, स्पेशली नेगोशिएशंस ओवर द कॉन्फ्लिक्ट इन द रीजन, कि वो लड़ाई झगड़े की हो नहीं जाएगा, बातचीत के ऊपर बात करेगा। और बच्चों शुरुआत में तो हम इसको इग्नोर करते थे आसियान को, लेकिन आगे चल के लगा कि यार ये तो सिग्निफिकेंट है, महत्वपूर्ण है। तो बच्चों इंडिया ने भी आगे चल के इनके साथ क्या कर रखा है? FTA साइन कर रखा है। कुछ मेजर कंट्री जैसे मलेशिया, सिंगापुर एंड थाईलैंड, तो इनके साथ FTA साइन किया था, जो अफेक्ट हुआ था 2010 में। और इनके लिए इंडिया ने अपनी पॉलिसी भी बनाई थी, वो भी मैं आपको बताया था। 1991 में बच्चों हमने लुक ईस्ट की पॉलिसी इनके लिए बनाई थी। लुक ईस्ट भाई देखो, इनकी तरफ भी देखो, बढ़िया जगह है। इसके अलावा 2014 में बच्चों हमने लुक ईस्ट को एक्ट ईस्ट में भी कन्वर्ट कर दिया था। ठीक है, इस समय नरसिम्हा राव और इस समय PM नरेंद्र मोदी थे बच्चों, देश के प्राइम मिनिस्टर, है ना। ये हो गया आसियान के बारे में। अब तीसरी कंट्री के बारे में भी बच्चों फटाफट चर्चा कर लेते हैं। ये है बच्चों चाइना। चाइना एक ऐसी कंट्री थी बच्चों, कह सकते हो कि अगर किसी के साथ सबसे अच्छा टर्निंग पॉइंट रहा ना, वो इसी के साथ रहा। एक ऐसा देश जो कभी बच्चों क्लोज्ड इकोनॉमी को फॉलो करता था, आउटसाइड कंपटीशन को अपने यहाँ लेके ही नहीं आना चाहता था, और USSR की आइडियोलॉजी से काफ़ी हद तक बच्चों इंस्पायर्ड था। लेकिन धीरे धीरे बच्चों इन्होंने शिफ्टिंग करना, ट्रांजिशन करना शुरू किया। और जब से इन्होंने ट्रांजिशन करना शुरू किया, ये तो किसी के हाथ में ही नहीं आ रहा। इतनी तेज़ी से इसकी इतनी इकोनॉमी बढ़ी है कि ये तो डायरेक्टली बच्चों एक तरीके से थ्रेट है US की इकोनॉमी को, US की GDP को। अरे यार बहुत सारे ऐसे जो विद्वान है, जो स्पेशलिस्ट है, जो क्रिटिक्स है बच्चों, वो ये तक कहते हैं कि 2040, अभी 2026 चल रहा है, 2040 तक में भी ऐसा हो सकता है कि चाइना US जैसी डोमिनेंट कंट्री की इकोनॉमी को, GDP को ब्रेक करके, पीछे करके वर्ल्ड की नंबर 1 कंट्री बन सकता है। और जिस तरीके से वो आज के समय चल रहा है, तो इसमें किसी को डाउट भी नहीं होगा, सब इसमें सहमति भी दे सकते हैं। सवाल ये आता है कि सर ऐसा क्या किया इसने? देखो, चाइना हैज़ बीन ग्रोइंग एन इकोनॉमिक पावर सिंस 1978, बस ये डेट याद रखना, 1978 की बच्चों ईयर, जिसमें बच्चों प्रोजेक्टेड होता है कि ये US जैसी वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी को एक तरीके से क्या कर जाएगा? ओवरटेक कर जाएगा। इसकी अगर हम शुरुआत करें बच्चों एक तरीके से, किस तरीके से क्या क्या हुई थी बच्चों? इट्स इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इनटू द रीजन मेक्स इट ड्राइव द ऑफ ईस्ट एशियन नेशन। जैसे एग्जांपल के तौर पे सबसे पहले जब यहाँ पे 1949 में बच्चों, या मैं चाइनीज़ रेवोल्यूशन कह दूँ, या मैं माओस्ट रेवोल्यूशन कह दूँ, या फिर बच्चों एक तरीके से पीपल्स रिपब्लिक चाइना की बात कर लूँ, सब में एक ही बात है, क्योंकि उस समय जो लीडरशिप थी वो माओ के कंट्रोल में थी। दैट्स वाई इसको माओ रेवोल्यूशंस के नाम से भी जाना जाता है। तो उस समय इन्होंने अपनी इकोनॉमी कैसे किस मॉडल के ऊपर एक्सेप्ट की थी? प्रॉपर इन्होंने आइसोलेशंस को फॉलो किया था, और USSR की आइडियोलॉजी वाली जो इकोनॉमी थी ना, उसको फॉलो किया था। यानी कि ये एक तरीके से क्लोज्ड इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड से तो पूरा नाता ही तोड़ दिया था। तो देश के अंदर ही सामान बनेगा, देश के लोग ही यूज करेंगे, जीरो कंपटीशन होगा। दिस मॉडल अलाउ चाइना टू यूज इट रिसोर्सेज टू एस्टेब्लिश द फाउंडेशन ऑफ अ इंडस्ट्रियल इकोनॉमी ऑन अ स्केल दैट डिड नॉट एग्जिस्ट बिफोर। सो दैट्स वाई इन्होंने क्लोज इकोनॉमी को चूज किया। आगे चल के देखो बच्चों, प्रॉब्लम क्या आ रही थी? ग्रोथ नहीं मिल पा रही थी, सस्टेन कर रहे थे लेकिन प्रॉब्लम होती रहती, स्टैग्नेशन ज़्यादा आते रह रहा था इकोनॉमी के अंदर। अब इन्होंने बोला कि नहीं, हम बड़े स्केल पे खेलेंगे। तो दैट्स वाई बच्चों 1970 का दशक इनके लिए टर्निंग पॉइंट माना जाता है। चाइना ने सबसे पहले क्या किया था? एंड किए थे अपने पॉलिटिकल इकोनॉमिक आइसोलेशन, स्पेशली बच्चों वेस्टर्न कंट्री के साथ, और स्टैब्लिश करना चाहता यूनाइटेड स्टेट्स के साथ 1972 में बच्चों रिलेशंस। एक ऐसी कंट्री जो बच्चों कैपिटलिस्ट है,
ये शख्स का नाम याद रखना सारे बच्चे, जिनका नाम है प्रीमियर चाओ एन लाई, जिन्होंने प्रपोज किया था मॉडर्नाइजेशन के 4 पाथ। कौन कौन से? एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मिलिट्री। कब? 1973 में। फिर उसके बाद इन्हीं प्रपोजल को बच्चों इंप्लीमेंट करवाने का काम जो था 1978 में बच्चों, उस समय जो लीडर थे देंग शॉन्गपिंग, इन्होंने किया था, जब इन्होंने ओपन डोर पॉलिसी को और इकोनॉमिक रिफॉर्म को चाइना के अंदर इंट्रोड्यूस किया। फिर तो चाइना ने बच्चों रुकने का नाम ही नहीं लिया, मतलब अपनी क्लोज इकोनॉमी को ओपन इकोनॉमी में कन्वर्ट कर दिया। देन इसके बाद इन्होंने शॉक थेरेपी जैसा क्विक मॉडल को एक्सेप्ट ना करके स्लो एंड स्टडी तरीके से अपनी इकोनॉमी को बूस्ट किया। जैसे इन्होंने सबसे पहले प्राइवेटाइजेशन किया एग्रीकल्चर में 1982 में। देन आफ्टर 16 ईयर बच्चों 1998 में इन्होंने प्राइवेटाइजेशन किया अपनी इंडस्ट्रीज के अंदर। शुरुआती दौर से इसने अपने यहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो थे 1980s के डिकेड में बच्चों पहले से स्टैब्लिश कर दिए थे, ताकि ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अपने देश में लेके आ सके। देखो कितने स्टेप बाय स्टेप तरीके से चल रहा है। तो जब इन्होंने एक तरीके से एग्रीकल्चर के अंदर प्राइवेटाइजेशंस किया था, तो देखो ऑब्वियसली ग्रोथ तो देखने को मिली थी प्रोडक्शन में और साथ ही साथ रूरल इनकम्स में। इसकी वजह से बच्चों एक तरीके से बेनिफिट मिला। और ऊपर से जब इन्होंने अपने यहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन करे तो बाहर की कंट्री आई, जिसकी वजह से बच्चों ट्रेड बहुत अच्छा हुआ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि एफडीआई इन देश के अंदर आ गई बच्चों, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। वाइल चाइना economy has improved dramatically, not everyone in China has received the benefit of the रिफॉर्म्स। हर किसी को इसका बेनिफिट नहीं मिला। जैसे हमारे देश में हम ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करते हैं ना, एग्रीकल्चर के अंदर रिफॉर्म आ गया था, तो उसे हरियाणा, पंजाब के और वेस्टर्न यूपी के कुछ किसानों को इसका बेनिफिट मिला था। और उसमें भी सभी किसानों को नहीं, जो बड़े और अच्छे खासे जिनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा था। ठीक उसी तरीके से जब चाइना के अंदर इतने सारे रिफॉर्म्स हो रहे थे बच्चों, तो सिर्फ उन्हीं लोगों का बेनिफिट हो रहा था जिनके पास अच्छा खासा बैकअप था, इसलिए बैकअप रखा करो। द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हैज राइजन, वर्किंग कंडीशन एंड फीमेल एम्प्लॉयमेंट इज अ बैड, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जहां पर रहता है बच्चों, प्राइवेटाइजेशन, ये सारी चीज़ें बड़ी कॉमन सी देखने को मिली। तभी तो पूरे वर्ल्ड के अंदर बच्चों रेवोल्यूशंस के एग्जांपल मिलते हैं। 1789 की फ्रेंच रेवोल्यूशन किसका एक तरीके से एग्जांपल सेट करती है, या 1917 की रशियन रेवोल्यूशन किसका एग्जांपल सेट कर रही है? कहीं ना कहीं इन्हीं चीज़ों के ऊपर जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं। However, regionally and globally, China has become the economic power to reckon with। तो उसने यह सारी चीज़ें कमाई। इंडिया चाइना के रिलेशंस की बात करें बच्चों, तो इंडिया कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं इन चीज़ों में? हिस्टोरिकली देखें बच्चों, तो देयर वाज अ लिमिटेड पॉलिटिकल एंड कल्चरल इंटरेक्शंस बिटवीन इंडिया एंड चाइना। अगर आप देखोगे मेन इनके बीच में इंटरेक्शन वो आफ्टर इंडिपेंडेंस देखने को मिला, और इंडिया एकमात्र कंट्री थी जिन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी को ऑफिशियली बच्चों एक तरीके से मान्यता भी दी थी। 1950s में एक डेंट देखने को मिला था, जब तिब्बत जो कि एक प्लेटू है उसके ऊपर बच्चों चाइना ने अपना राइट्स किया था। इससे दोनों देशों के बीच में थोड़ा बहुत बच्चों प्रॉब्लम्स हुई थी, वो आगे चल के वो प्रॉब्लम्स और बढ़ी थी। 1957 का टाइम बच्चों, एक रिलीजियस लीडर, एक स्पिरिचुअल लीडर थे दलाई लामा, उन्होंने अजाइलम मांगा था इंडिया के अंदर, और भारत ने वो अजाइलम शरण दे दी उनके फॉलोवर्स के साथ। चाइना को लगा कि इंडिया उनके अंदरूनी मामलों में ज़्यादा ही हस्तक्षेप कर रहे हैं, इसलिए नाराज़गी बढ़ी, और उसका किया जो था वो 1962 के वॉर में बच्चों सामने उभर कर आया, जब वन साइडेड उन्होंने, चाइना ने हमारे दोनों साइड के एरिया, स्पेशली बच्चों अगर हम बात करें वन साइडेड लद्दाख की साइड अक्साई चीन वाला, और अरुणाचल प्रदेश की साइड में उन्होंने वन साइडेड युद्ध को विराम दिया था। After the change in the China political leadership from the mid to late 1970, China policy become the more reasonable and the less ideological। क्योंकि 1970 के बाद बच्चों काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिले। इंडिया चाइना के रिलेशन 1976 तक ही बच्चों ख़राब थे, लेकिन देन उसके बाद धीरे धीरे सुधरना शुरू हो गए बच्चों, क्योंकि इन्होंने भी तो एक तरीके से ग्लोबलाइजेशन की दुनिया में कदम रख ही दिया था। इसके अलावा सीरीज ऑफ टॉक की बात करें, धीरे धीरे बच्चों 1981 तक शुरू होना शुरू हो गई। सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी विजिट करके आगे थे, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी, जो फर्स्ट टाइम विजिट किया था चाइना, तो प्राइम मिनिस्टर के तौर पे राजीव गांधी ने किया था। वैसे आफ्टर वॉर तो वो अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। राजीव गांधी विजिट करते हैं चाइना दिसंबर 1988 में, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इसका बेनिफिट मिलता है इंडो चाइना रिलेशंस के बीच में। बायलैटरल ट्रेड, एक होता है मल्टीलैटरल जिसमें बहुत सारे देशों के साथ किया जाता है, एक होता है बायलैटरल जो कि दो ही देशों के बीच में होता है, इंडिया चाइना के बीच में, जो कि अमाउंट था 338 मिलियन 1992 में, आगे चल के 84 बिलियन हो गया 2017 में, है ना। कमाल कीजिए, दोनों कंट्री बच्चों एग्री करते हैं कॉर्पोरेट ईच अदर इन एरिया दैट could otherwise create a conflict between the two, such as the bidding for the energy deal abroad।
इसके अलावा अगर हम बात करें बच्चों और एशियन जाइंट कंट्रीज की, तो इम्पैक्ट के तौर पे कुछ और कंट्रीज के एग्जांपल हम लेते हैं जो कि न्यू सेंटर ऑफ पावर का एक एग्जांपल बन सकती है। फॉर एग्जांपल हम जापान को कैसे भूल सकते हैं बच्चों। जापान एक ऐसी कंट्री है, जब मैं बोलूं टेक्नोलॉजी तो आप हो नहीं सकता कि जापान का नाम ना लो। सबसे पहले इसके ग्लोबल ब्रांड्स देख लो, आपको खुद ही पता चल जाएगा। वर्ल्ड रिनो हाई टेक ब्रांड्स इंक्लूडिंग, अब सोनी की बात आएगी, कैमरा का नाम, अरे मैं ये जिससे शूट कर रहा हूँ ये भी बच्चों इसी का ही है एक तरीके से। पैनासोनिक भाई ब्रांड का नाम, कैनन का नाम, सुजुकी भाई, कितने फैमिली में सुजुकी कार चलती हैं, होंडा, टोयोटो, मैज़दा, ये कितनी बड़ी बड़ी भाई जाइंट कंपनी है, सब चाइना के, सॉरी जापान के ब्रांड है ये सब। रिसोर्स की बात करें तो मेरे प्यारे बच्चे इसके पास एक तरीके से रॉ मटेरियल है नहीं इतना ज़्यादा, फिर भी ये इंपोर्ट करता है। लेकिन इसकी इकोनॉमिक पोजीशन देख के बच्चों हम आइडिया लगा सकते हैं कि यस ये भी एक न्यू सेंटर ऑफ पावर का हिस्सा बनेगा इमर्जिंग में बच्चों, ऑब्वियसली जो है, जो कि इनने सबसे पहले OECD को 1964 में ज्वाइन कर लिया। थर्ड इसकी लार्जेस्ट इकोनॉमी है जीडीपी के मामले में इन 2007, और ओनली एशियन कंट्री जो ग्रुप 7 का पार्ट है, जिसके अंदर बच्चों स्पेशली नॉर्थ अमेरिकन एंड यूरोपियन कंट्री शामिल है। तो ग्रुप 7 में एकमात्र एशिया की साइड से रिप्रेजेंट जापान करता है, और 11 मोस्ट पॉपुलस कंट्री मानी जाती है ये। इसके अलावा बच्चों और भी इसके पास खास है। यूएन कंट्रीब्यूशन की बात करें तो 10% जो है रेगुलर यूएन बजट में, और सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर माना जाता है बच्चों। सिक्योरिटी एंड मिलिट्री की बात करें वो भी किसी से कम नहीं है। सिक्योरिटी अलायंस इनने यूएस के साथ सिंस 1951 से करे। इसके अलावा बच्चों आर्टिकल 9 सबसे खास है, जिसके अंदर पता वो किसकी बात करते हैं, इसकी बात करते हैं त्यागने की, सेक्रीफाइस की बच्चों। हालांकि अमेरिका नहीं तो इनके ऊपर लिटिल बॉय और फैटमैन नाम के 2 एटम बम ड्रॉप किए थे 1945 में बच्चों, हिरोशिमा नागासाकी थी। इन्होंने रिवेंज नहीं लिया क्योंकि ये त्याग की बात करते हैं और आगे बढ़ने की बात करते हैं। इनका मिलिट्री एक्सपेंडिचर ओनली 1% है इनकी जीडीपी का, बट फिर भी बच्चों इनकी रैंक वर्ल्ड में 7 हाईएस्ट नंबर पे आती है ना, कमाल की चीज़। और इसका एक रोबोट है बच्चों जो वर्ल्ड फेमस है, अजीमो एडवांस टेक्नोलॉजी ह्यूमनॉइड रोबोट कहते हैं बच्चों। साउथ कोरिया को भी बच्चों हम इसके अंदर जोड़ सकते हैं। क्या है साउथ कोरिया के अंदर ऐसा खास? सबसे पहले बच्चों कोरिया पेनिसुला जो एक तरीके से डिवाइड हुई थी 38 पैरेलल आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया अलग अलग हो गए थे। कोरियन वॉर 1950 से 53 के बीच में हुआ था बच्चों। इसके अलावा अगर हम देखें दोनों ही बच्चों एक तरीके से 17 सितंबर 1991 को यूएन का पार्ट बन गए। लेकिन सवाल आता है कि साउथ कोरिया में ऐसा क्या है, तो वो एक फिनोमिना के तौर पे बच्चों हम इसका यूज़ करते हैं इकोनॉमिक राइज को लेके। जैसे बोलते हैं ना कि विकास की गंगा तो यहीं से ही बहती है भाई, तो उसी तरीके से यहाँ की जो गंगा है ना वो है इनकी हैन रिवर, जो कि इनकी कैपिटल है सियोल, वहाँ से होकर फ्लो होती है। तो यहीं से इनका इकोनॉमिक बूस्ट देखने को मिला है, मिरेकल ऑन दी हैन रिवर। रैपिड इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन 1960s एंड 80s के टाइम पे हमें देखने को मिला। ये भी बच्चों जापान की तरह OECD का मेंबर बना 1996 में, और 11th इसकी लार्जेस्ट इकोनॉमी रही है, और 10 हाईएस्ट मिलिट्री स्पेंड इनके पास रहा है 2017 तक। एक बच्चों इंडिकेटर है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बच्चों, जो एजुकेशन, हेल्थ एज वेल एज पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे हर एक कंट्री को सुपर हाई, मीडियम और लो लेवल की रैंक देता है 0 से 1 के बीच में। इसकी रैंक देख लो बच्चों, आउट ऑफ 193 कंट्री तो उसमें 18 नंबर पे आता है, जबकि इंडिया 1 अंदर कभी 30, 31, 32, 33 इस पोजीशन पे आता है, और इनकी 18 बच्चों। इन्होंने कमाल की चीज़ें करी अपने। की फैक्टर क्या आते हैं बच्चों? इन्होंने लैंड रिफॉर्म करे, रूरल डेवलपमेंट किया, ह्यूमन रिसोर्सेज ट्रेनिंग के ऊपर बात करा, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड रही है बच्चों, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन किया, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया। और जैसे जापान के मल्टी ब्रांड्स है ना वर्ल्ड के अंदर फेमस, इसके भी बच्चों कम नहीं है। अब आप बताओ, एक तरीके से आपने सैमसंग का नाम नहीं सुना, अरे इसी सेशन को देखने वाले बहुत से सैमसंग यूजर होंगे, आप खुद मुझे कमेंट करके बता सकते हो। हर घर में पाए जाने वाला लाइफ इज गुड, LG और Hyundai की कार, बच्चों बताओ ये कहाँ के? यहीं के तो है यार, है ना कमाल की चीज। तो ये भी बच्चों एक तरीके से न्यू सेंटर ऑफ पावर का कैटेगरी में आता है। इसके अलावा बच्चों यही था आपका इस चैप्टर के अंदर कंप्लीट चीज। अगर हम बच्चों यूरोपियन यूनियन की टाइमलाइन की बात करें तो इसकी बड़ी लंबी टाइमलाइन है, जो एक तरीके से आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही शुरू हो गई थी। जो बीच में अगर आपको कहीं गैप दिखेगा तो इस टाइमलाइन के थ्रू आप आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें अप्रैल 1951 में बच्चों 6 ऐसी यूरोपियन कंट्री थी, स्पेशली बच्चों अगर बात करें, जिसके अंदर 1 फ्रांस, वेस्ट जर्मनी, इटली, बेल्जियम
एंड नीदरलैंड और लग्जमबर्ग, इन्होंने एक ट्रीटी साइन करी थी जिसे वो ट्रीटी ऑफ पेरिस कहते हैं। और इसी ट्रीटी ऑफ पेरिस के माध्यम से ये फर्स्ट टाइम यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी ECSC स्टैब्लिश करते हैं। फिर उसके आगे बच्चों ट्रीटी ऑफ पेरिस की जगह अब ये ट्रीटी ऑफ रोम कर देते हैं, जिसमें ये यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी को भी स्टैब्लिश करते हैं, यूरोटम जिसे कहते हैं, और EEC यानी कि यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी को भी स्टैब्लिश कर देते हैं, ताकि इन्हीं देशों के बीच में अच्छा खासा फ्लो हो सके गुड एंड सर्विसेज का, है ना कमाल की चीज। और सबसे बड़ा बच्चों इसको बूस्ट मिला था जनवरी 1973 में, जब बच्चों मेजर कंट्री लाइक आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम यूरोपियन कम्युनिटी का पार्ट बनी है ना। और 1979 में फर्स्ट डायरेक्ट इलेक्शन भी यहाँ पे हुआ यूरोपियन पार्लियामेंट में। 81 में बच्चों ग्रीस ने ज्वाइन कर लिया यूरोपियन कम्युनिटी को बच्चों। फिर उसके बाद जून 85 के अंदर शेंगेन एग्रीमेंट हुआ था। ये एक तरीके से बॉर्डर कंट्रोल था अमंग दी यूरोपियन कम्युनिटीज के बीच में कि आप वीज़ा फ्री, पासपोर्ट फ्री ट्रैवल कर सकते हो। 1996 के अंदर बच्चों देखो स्पेन एंड पोर्चुगीज भी इसके अंदर ज्वाइन हुए। एंड 90 में यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी देखने को मिला, जो दो भागों में बढ़ गया था, ईस्ट एंड वेस्ट बच्चों। एंड 7 Feb 1992 को ट्रीटी ऑफ मॉस्ट्रिच। व्हाट इज मॉस्ट्रिच? मॉस्ट्रिच बच्चों एक सिटी का नाम है जो कि नीदरलैंड में देखने को मिलेगी, और यहीं पे बच्चों एक ट्रीटी साइन होती है, और इसी ट्रीटी के माध्यम से बच्चों यूरोपियन यूनियन जो है वर्ल्ड के सामने आ जाता है। जो कम्युनिटी थी अब वो यूनियन बन गया, EC जो था वो EU में कन्वर्ट हो गया। एंड जनवरी 1993 में बच्चों सिंगल मार्केट इनके लिए क्रिएट की गई थी, और 1985 में ऑस्ट्रिया, फिनलैंड एंड स्वीडन जैसी कंट्रीज का भी पार्ट बनी थी। इसके अलावा जनवरी 2002 के अंदर यूरो जो इनकी बच्चों एक कॉमन करेंसी है उसको इंट्रोड्यूस किया गया था 12 देशों के द्वारा। मई 2004 में 10 न्यू मेंबर बच्चों जैसे साइप्रस, रिपब्लिक, चेक रिपब्लिक, इस्टोनिया, हंगरी और भी इतने सारे, लताविया, लिथुआनिया, माल्टा, पोलैंड, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया जैसी कंट्री बच्चों इसके अंदर शामिल है। 2007 में बुल्गारिया, रोमानिया भी इसके अंदर जुड़ी हुई, और स्लोवेनिया ने तो यूरो भी एक्सेप्ट कर लिया। 2009 में लिस्बन ट्रीटी हुई जो इनके स्ट्रक्चर में चेंजेस वगैरह बनने को लेके थी। 2012 में EU को अवॉर्डेड मिला, किस चीज़ को लेकर? नोबेल पीस प्राइज, कि इन्होंने यूरोपियन कंट्रीज के बीच में और कोई वॉर होने नहीं दिया। 2013 में बच्चों इसका 28 मेंबर बना क्रोएशिया, वही क्रोएशिया जो यूगोस्लाविया से अलग होके बना था, जिसे आज सर्बिया के नाम से आप जानते हो बच्चों, ठीक है। और 2016 में जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी थी, एक रेफरेंडम हुआ था ब्रिटेन में जिसमें ऑलमोस्ट 51.9%, मैंने 51% ऑलमोस्ट आपको बताया था। तो इतने परसेंट वोटों के साथ बच्चों डिसाइड हुआ था कि ब्रिटेन एग्जिट कर रहा है, और इसी टर्म्स को ब्रेक्जिट के नाम से जाना जाता है। तो इसलिए बच्चों एक तरीके से अब इसके जो टोटल मेंबर है करंट टाइम में, इसके जो टोटल मेंबर है तो वो बच्चों 27 आप मेंशन करोगे, ठीक है, 28 नहीं करोगे, 27 करोगे। बस इतना बच्चों आप ध्यान रख लीजिएगा। यही था आज के इस चैप्टर में वन शॉट में। उम्मीद है कि आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ चुका होगा। स्टिल अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अब आपको पता चल चुका होगा कि यार अमेरिका हम पावरफुल मानते तो है, ठीक है, लेकिन यार उसकी पावर को चैलेंज करने के लिए और भी न्यू इमर्जिंग पावर है। ऑब्वियसली बच्चों हम इसमें रशिया को भी जोड़ेंगे, जर्मनी को भी जोड़ेंगे, इंडिया को भी जोड़ देंगे बच्चों, क्योंकि इंडिया भी बच्चों बहुत बड़ी कंट्री है, हम बिल्कुल डिज़र्व करते हैं एक तरीके से। और ये चैप्टर के अंदर जिन कंट्रीज़ के बारे में हमने पढ़ा उनकी काबिलियत के बारे में तो हमने देख ली। अब ब्रिक्स जैसा बच्चों एक रीजनल कोऑपरेशन भी तो एक काफ़ी इम्पैक्टफुल है, जिसकी चर्चा इसी चैप्टर में आती है, वो आगे भी मैं आपको कवर कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि वो न्यूली एडिड टॉपिक है। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक सारा चैप्टर अच्छे से समझ आ चुका होगा। स्टिल कोई डाउट है तो आप मुझे यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो। मेरे टेलीग्राम पे इसकी भी PDF मिलती रहती है, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं बच्चों। बस यही था आज के इस चैप्टर में। आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहे, पढ़ते रहो और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। जय हिंद।